उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में कार्तिकेयपुर राजवंश, जो कि प्रमुख राजवंश है, इसकी नींव पड़ती है जब हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन होता है। और इस लेक्चर में हम सिर्फ शासन की बात करेंगे, यानी कौन कौन से राजा हुए और कौन कौन से वंश हुए, इनके संस्थापक कौन थे। हर्षवर्धन साम्राज्य का जब पतन होता है तो उस समय जो 3 प्रमुख जनपद उत्तराखंड या गढ़वाल रीजन के थे, ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविषाण, ये तीनों अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। स्थापना तो इनकी कुलिंदों के काल में ही हो गई थी, और कुलिंदों के बाद शक कुषाण आए। उनकी सैनिक शक्ति के सामने ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर पाए, और बाद में ये तीनों जनपद हर्षवर्धन के अधीन रहे कुछ समय तक। अप्रत्यक्ष रूप से हर्षवर्धन को उन्होंने कर दिया, लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन साम्राज्य कमज़ोर हुआ, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इन तीनों में सबसे प्रमुख था ब्रह्मपुर, जिसका सबसे बड़ा राज्य था या सबसे ज़्यादा क्षेत्र था। गंगा से लेके कर्णाली नदी जो कि पूरब में है, ये पूरा एरिया ब्रह्मपुर में आता था। ये पता कैसे चलता है? तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें ये पता चला कि ब्रह्मपुर की स्थापना कब हुई थी, ये हर्षवर्धन के अधीन किस किस समय तक था, और बाकी जानकारी। बृहत संहिता में ये उल्लेख है कि इस राज्य को, यानी ब्रह्मपुर राज्य को, पर्वताकर राज्य के रूप में भी जाना गया है। ये इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं। दूसरा होता है क्या कि बहुत सारे राजवंश या जनपद या शासकों के जब हमें वंश नहीं पता होते तो उनकी राजधानी के नाम पर उसको नाम दे दिया जाता है। तो इसी तरह से जो ब्रह्मपुर राज्य था, इसकी राजधानी ब्रह्मपुर थी, जो बिनसर के पास का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के, ये जो क्षेत्र है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि पूर्वी जो गढ़वाल है, गढ़वाल का मतलब पूरब का जो हिस्सा है, उससे अधिकांश, और कुमाऊं का जो रीजन है, दूसरे शब्दों में हमें कह सकते हैं, हमने कहा कि गंगा से कर्णाली जो नदी थी, ये जो क्षेत्र हमने बताया, इसी क्षेत्र को अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो हम कह सकते हैं कि पूर्वी गढ़वाल का रीजन और कुमाऊं का सबसे ज़्यादा रीजन, या हम कह सकते हैं अधिकांश क्षेत्र इसी ब्रह्मपुर के अंतर्गत आता था। इसके जो शासक थे पौरव वंश के थे। संस्थापक इसका विष्णुवर्मन था। ठीक है, ये हमें किससे पता चला? ये भी तालेश्वर ताम्रपत्र से ही मिली है सारी जानकारी। कुल देवता इसके वीरणेश्वर थे, जो कि एक शिव के ही रूप में जाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्मपुर का पतन हुआ तो उत्तर पश्चिमी गढ़वाल में, मतलब गढ़वाल का जो रीजन है, उसके उत्तर पश्चिम साइड में कुलिंदों की एक शाखा थी। क्योंकि जब कुलिंद कमज़ोर हो गए थे तो ये कई सारी शाखाओं में बंट गए थे, और जो उत्तर पश्चिम गढ़वाल की तरफ की जो कुलिंद शाखा थी, जब इसको मौका मिला तो इसने अपने आप में सैनिक शक्ति को मजबूत किया, और फिर इसने कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना की। तो 700 से लेके 1030 ईस्वी तक इस कार्तिकेयपुर राजवंश, जिसकी स्थापना कुलिंदों की एक शाखा ने की थी, इस पर लगभग 3 से अधिक वंशों या परिवारों का शासन रहा। इसमें 3 प्रमुख परिवारों की हम जिक्र करेंगे। पहला जो परिवार है वो है बसंत देव द्वारा स्थापित, और दूसरा परिवार निम्बर द्वारा स्थापित था, या दूसरा वंश कह सकते हो आप। तीसरा जो वंश या तीसरा जो परिवार है, जो प्रमुख है, जिसने शासन किया, वो है सलोड़ादित्य द्वारा स्थापित। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले बसंत देव से। इससे पहले एक चीज़ समझ लें हम कि प्रारंभिक, या हम कह सकते हैं शुरुआती 300 वर्षों तक, ऐसा बताया गया, कुछ इतिहासकारों ने बताया कि शुरुआती 300 वर्षों तक इसकी जो राजधानी थी, ये जोशीमठ के निकट, जोशीमठ के पास कह सकते हैं हम, अल्मोड़ा के कत्यूरी घाटी की जो जगह है, अल्मोड़ा की कत्यूरी घाटी, इसके पास एक जगह पड़ती है। ये अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चलेगा कि बाद में कत्यूरी घाटी के नाम पर ही इसको कई बार कत्यूरी वंश के रूप में जाना जाता है। पास एक जगह है वैजनाथ, या आप बागेश्वर कह सकते हो वर्तमान में। यहाँ पर इनकी राजधानी थी, तो इस राजधानी के नाम पर ही इसको कत्यूरी वंश के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जो प्रमाण कहते हैं इसको कत्यूरी वंश ना कह के इसको कार्तिकेयपुर राजवंश कहना ज़्यादा उचित होगा।
ठीक है। बट कत्यूरी वंश क्यों पड़ा, उसका एक थोड़ा सा लॉजिक हमने यहाँ पे समझा है। ये तो हो गया इसका कॉमन पॉइंट। अब इस राजवंश के जितने भी शासक हुए हैं, इन सबके जो स्रोत है या जानकारी हमें जो मिलती है वो अलग अलग लेखों से और ताम्रपत्रों से मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ स्टडी। तो जहाँ जहाँ से ये सोर्स ऑफ स्टडी हमें या लिपि में प्राप्त जो ताम्रलेख मिले हैं, सबसे ज़्यादा जो हमें सूचना मिलती है वो मिलती है ताम्रलेख। ताम्रलेख मतलब समझ सकते हो आप, तामों पर जो अभिलेख लिखे गए, ठीक है, उनको ताम्रलेख कहते हैं। बागेश्वर, यहाँ से ताम्रलेख मिले हैं। इसके अलावा कंडारा, इसके अलावा पांडुकेश्वर, ये वो जगह है, वो स्थान है जहाँ से ताम्रपत्र मिले हैं। बैजनाथ, और उन्हीं के आधार पर ये सारी की सारी जो जानकारी अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इन्हीं के आधार पर हमें डिस्कस करना है। जहाँ जो चीज़ मिली है उसका जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इन प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर, प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश को कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करना है। कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, इसमें कुमाऊं अंडरलाइन करने के लिए है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके बाद बारी आती है, एक अंग्रेज इतिहासकार हैं जिनका नाम है एटकिंसन। एटकिंसन के हिसाब से कार्तिकेयपुर राज्य का जो क्षेत्र था, वो कहते हैं कि ये बेसिकली सतलज नदी, पश्चिम में अगर हम बात करें तो सतलज नदी से, पूरब में गंडकी नदी से, पूरब में गंडकी नदी, और इधर दक्षिण में अगर हम बात करें तो दक्षिण में ये फैला था रोहिलखंड तक, रोहिलखंड, और पूरब में उत्तर में हम कह सकते हैं हिमालय, मध्य हिमालय, या आप कह सकते हो तिब्बत, इधर कह सकते हो आप तिब्बत। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या है, रीजन था कार्तिकेयपुर राजवंश का। ये तो हुई क्षेत्र की बात। अब बात करते हैं कि जो बागेश्वर से हमें जो ताम्रपत्र लेख मिला है, बागेश्वर, इसको बागेश्वर लेख कह देते हैं। इस बागेश्वर लेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रथम परिवार था, प्रथम परिवार का प्रथम राजा, प्रथम परिवार, ठीक है, ऊपर हमने बात की थी, याद होगा, प्रथम परिवार में ये है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था, वसंत देव था। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका जो प्रथम राजा था वो क्या था, प्रथम परिवार का पहला राजा बसंत देव था, बसंत देव, ठीक है। ये जानकारी कहाँ से मिली है, बागेश्वर लेख से मिली है। और इसने जो उपाधि, बसंत देव ने जो उपाधि धारण की थी, उस उपाधि को भी जान लेना जरूरी है, कई बार पूछ सकता है। परम भट्टारक, इसने जो उपाधि का नाम था वो था परम भट्टारक महाराजाधिराज, होशियार खबरदार, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर बसंत देव पधार रहे हैं, ये है उपाधि इनकी, ऐसे ही पुकारते हैं ना। इसके बाद एक चीज़ और है, स्रोत के रूप में जो हमने बागेश्वर लेख का उल्लेख किया, जो एक, और इसके अलावा कल्हण की राज तरंगिणी, कल्हण जो लेखक थे, इन्होंने जो राज तरंगिणी लिखी थी, इनकी राज तरंगिणी में ये उल्लेख है कि कश्मीर का जो राजा था ललितादित्य मुक्तापीड़, कश्मीरी
राजा, कश्मीरी राजा के गढ़वाल पर आक्रमण का उल्लेख है। गढ़वाल पर आक्रमण का उल्लेख। तो इससे पता ये चलता है बेसिकली, अगर राजतरंगिणी में ये बात कही गई है कि कश्मीरी राजा ने गढ़वाल रीजन पर आक्रमण किया था, इसका मतलब साफ है कि गढ़वाल रीजन में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित था, शासन था। ठीक है, और राजा कौन था उस समय कश्मीर का? इसका समकालीन राजा ललितादित्य मुक्ता पीड़। ठीक, इसके बाद दूसरा जो प्रमुख लेख है वो है नालंदा अभिलेख। नालंदा अभिलेख। नालंदा अभिलेख से जो हमें पता चलता है वो ये कि जो बंगाल का शासक था, नालंदा अभिलेख क्या बताता है कि बंगाल का शासक उस समय कौन था? बंगाल का शासक धर्मपाल। इसके आक्रमण का हमें पता चलता है कि इसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। और इसी टाइम पे, इसके उपरांत जब इसने आक्रमण किया था, उसके बाद में स्थापना होती है निंबर वंश की। दूसरा परिवार जो हमने अभी समझा था ना, निंबर वंश की स्थापना। और ये हमें कहाँ मिलता है? नालंदा अभिलेख में मिलता है। निंबर वंश की जब बात करें तो निंबर वंश के बारे में पहला पॉइंट हो जाता है कि ये शिव के उपासक थे। शिव उपासक मतलब शैव धर्मावलंबी थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, शैव मतावलंबी कह सकते हो, धर्मावलंबी कह सकते हो। जागेश्वर में जो विमान है 108 मंदिर हैं। जागेश्वर में जो विमानों का निर्माण है वो निंबर वंश ने ही करवाया था। जागेश्वर में विमानों यानी मंदिरों का निर्माण कह सकते हो आप। तो निंबर वंश की स्थापना कब हुई थी? नालंदा अभिलेख से पता चलता है धर्मपाल के आक्रमण के उपरांत निंबर वंश की स्थापना हुई, जो कि शिव उपासक थे। निंबर का पुत्र ईस्टगढ़, ये इसका पुत्र, ये आता है, इसका शासन आता है, ये शासक बनता है। और ईस्टगढ़ के बारे में कहा जाता है ये एकमात्र ऐसा शासक था, एकमात्र शासक जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। मतलब कह सकते हो आप कि एक ऐसा राजा था जो कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी था। प्रयत्न किया, इसकी कोशिश थी कि सारे जितने भी छोटे मोटे राजा महाराजा हैं गढ़वाल रीजन या उत्तराखंड के, उस एक साथ मिलकर एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना करें, ताकि बाहरी ताकतें उन पर आक्रमण करके उनको अधीन ना कर पाएं। और ये भी पिता की भांति शिव का उपासक था, और इसने जागेश्वर में कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें एक मंदिर आता है नटराज मंदिर। वो इसी ने निर्माण करवाया था, ईस्टगढ़ ने। इसके बाद ईस्टगढ़ के बाद ईस्टगढ़ का पुत्र आता है निंबर, फिर ईस्टगढ़, और ईस्टगढ़ के बाद आता है ईस्टगढ़ का पुत्र, इसको बोलते हैं ललित सूरदेव। ये किसका पुत्र था? ईस्टगढ़ का पुत्र। अभी वही वंश चल रहा है। ठीक है, उसकी जानकारी हमें क्या मिलती है? तामेश्वर या पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से। इसका जो स्रोत है वो हमें मिला है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र से जानकारी मिली है, जिसमें बताया गया कि जो ललित सूरदेव था इसको बराह अवतार के समान बताया गया है। ललित सूरदेव को बराह अवतार के समान बताया गया है, यानी कह सकते हो कि लोग ये समझते थे
कि धरती पर जितने भी पाप और कलंक हैं इन सबको मिटाकर हमारा उद्धार करेगा। ऐसी मान्यता थी उस समय। ठीक। इसके बाद पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ये बताया गया है कि ललित सूर्यदेव के बाद में उसका पुत्र भूदेव आया, जिसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसके बाद इसका ललित सूर्यदेव का पुत्र आता है, जिसको कहते हैं भूदेव। भूदेव के बारे में पॉइंट याद रखो कि ये बौद्ध धर्म विरोधी था, बौद्ध धर्म विरोधी, और इसने बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। बैजनाथ मंदिर का निर्माण। ठीक। इसके बाद जो आता है तीसरा वंश आता है, तीसरा परिवार, उसको हम कहते हैं सलोड़ादित्य वंश। सलोड़ादित्य वंश। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना सलोड़ादित्य ने की थी, ऐसा बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से हमें पता चलता है। ठीक है, ऊपर हमने जो 3 परिवारों का जिक्र किया था यहाँ पे, तृतीय वंश, ठीक है, इसमें सिर्फ सलोड़ादित्य का जिक्र किया था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जिक्र करते हैं। कुछ इतिहासकार का मानना ये भी है कि सलोड़ादित्य के पुत्र ने, यानी जिसका नाम था, वैसे तो हमने क्या सब पढ़ा था यहाँ पे कि सलोड़ादित्य ने इस वंश की स्थापना की थी, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं इसका एक पुत्र था जिसका नाम था इच्छरदेव। इच्छरदेव, कुछ इतिहासकार इच्छरदेव को भी इसका संस्थापक मानते हैं, सलोड़ादित्य वंश का। लेकिन कायदे में लॉजिक यही कहता है कि पहले अगर सलोड़ादित्य आया है तो सीधी सी बात है कि जो संस्थापक होगा वो पहला राजा ही कहलाता है। इच्छरदेव को शायद हो सकता है इसलिए कहते होंगे क्योंकि इच्छरदेव ने बेसिकली क्या होगा कि साम्राज्य को बढ़ाया होगा और शक्ति में वृद्धि की होगी, सैनिक शक्ति में, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहते होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रमुख जो रूप से संस्थापक है वो सलोड़ादित्य है, क्योंकि जो पहला राजा होगा वही उस वंश का शुरुआती शासक माना जाता है। इच्छरदेव ने एक बड़ी अजीबोगरीब उपाधि धारण की थी। इसको पढ़ने के लिए तो हमें ऐसा लग रहा है कि संस्कृत की पहले डिग्री करनी पड़ेगी। इसकी जो उपाधि थी बड़ी अटपटी उपाधि थी, पूरा शायद हाँ आ भी सकती है, नहीं आ सकती। भुवन, ये उपाधि है पूरी, भुवन विख्यात ये दा है दुर्मदाराती पढ़ेंगे इसको, दुर्मदाराती सीमानबिनी। बाप रे, क्या आता था होगा इनके लोगों के दिमाग में उस टाइम पे। सीमानबिनी वैधत्व दीक्षादान, बाप रे, ये मैं देख के बता रहा हूँ, ये मुझे याद हो नहीं सकती, इसलिए मैंने लिख रखी है कहीं पे। ठीक है, वैधत्य दीक्षादान, क्या मतलब, चलता क्या है इनके दिमाग में, ऐसा क्या क्या दिखाना चाह रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आता। ये दैक्षक गुरु, ये भैया इसकी उपाधि थी, पढ़ते रहना, पता नहीं क्या मिला होगा इसको इतने उपाधि देके। कोई तारीफ ना कर रहा है तो खुद ही तारीफ कर लो, यही होगा। चलो खैर छोड़ो, सलोड़ादित्य वंश के बारे में हमें 2-4 पॉइंट यही ध्यान रखने हैं, बाकी है तो बहुत कुछ। इसके बाद में एक आता है, चौथा वंश आता है आसंती देव वंश। आसंती देव वंश, आसंती देव वंश बेसिकली संस्थापक जो है वो आसंती, चलो लिख ही लो यार, इसका जो संस्थापक है वो यही आसंती देवी है। इसका जो अंतिम शासक था, कई बार ये पूछ लेते हैं, अंतिम शासक आसंती देव वंश का वो था ब्रह्मदेव। ये जानना इसलिए ज़रूरी है, ब्रह्मदेव को कई बार बीरमदेव भी कहते हैं, बीरमदेव। ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं एक तरह से
भोगी शासक था। भोगी का मतलब इसको बस मदिरा और नृत्य चाहिए था, भोगी शासक, इसलिए भाई साहब को कुटान भी हुआ होगा। ठीक है, ये था। अब ये कार्तिकेय वंश के जितने भी शासक हुए इनके बारे में जो इतिहासकार हैं उनकी कुछ राय या मत हैं, उनके बारे में हम 2-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे पहला जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है, याद रखना है, वो ये कि कुछ इतिहासकार के हिसाब से ये मूलतः अयोध्या के निवासी थे। तो ये पॉइंट मुझे लगता नहीं है पूछा जा सकता, इसको छोड़ दो। ईष्ट देवता की बात कर लें तो इनके ईष्ट देवता कार्तिकेय थे, देवता कार्तिकेय इनके ईष्ट देवता थे। और कुमाऊं की जनता कार्तिकेय को अपना लोक देवता भी मानती है। कुमाऊं की जनता तो आज भी कुमाऊं की जनता के लोक देवता, लोक देवता। इसके अलावा से एक अगला जो पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक थे काफ़ी के लोक हितकारी थे। मतलब इन्होंने जो भी काम किए वो जनता के हित में किए, जनता के लिए काफ़ी ये शुभचिंतक थे। तो लोक हितकारी होने के कारण ऐसा कहा गया कि कुमाऊं में ये आज भी ये प्रचलित है कि कार्तिकेय वंश का जब पतन हुआ तो उस समय सूर्य अस्त हो गया और रात्रि हो गई। मतलब इतने लोक हितकारी मान के, तो जनता इनको इतना पसंद करती थी। तो खासकर कुमाऊं क्षेत्र में ये चीज़ अभी भी फेमस है कि कार्तिकेयपुर, यहाँ लिख सकते हो, कार्तिकेय राजवंश का जब पतन हुआ तो सूर्य अस्त और रात्रि हो गई। तो ये कुछ ऐसे ही मत हैं इतिहासकारों के। ठीक है, इसके बाद इनकी अगर राजभाषा की बात करें, कुछ पॉइंट, इनकी राजभाषा थी संस्कृत। राजभाषा थी इनकी संस्कृत और लोकभाषा थी इनकी पाली। ये ध्यान रखना है, लोक भाषा पाली, राजभाषा संस्कृत थी। और इनका जो राज्य था वो धर्म राज्य था, इसलिए लोक हितकारी हुआ, लोक हितकारी का नाम दिया गया इसको। धर्म राज्य था मतलब लोगों के हितों में इन्होंने पुल, सड़कें और समाज के हित में काफ़ी कार्य किए, इसलिए इसको लोक हितकारी के रूप में जाना जाता है। तो अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसके प्रशासन की। इसमें हमने सिर्फ ये बात की किस तरह से कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई, कौन कौन से शासक थे और कौन कौन से लेखों से ये उल्लेख मिला है। और साथ में हमने क्या बात की कि इनकी जो 2-4 पॉइंट से रिलेटेड थे कि राजभाषा क्या थी, इनकी लोकभाषा क्या थी और कुछ इतिहासकारों का अलग अलग मत क्या था। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश का प्रशासन क्या था।